हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी नई वीडियो में। तो जैसा कि हमारी एक सूर्योदय एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, दूसरी भारत का भूगोल की सीरीज चल रही है, तीसरा आज मैं एक इम्पोर्टेंट एक सीरीज चला रहा हूँ जो है मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी। तो जो जो लोग नेट जीआरएफ की तैयारी करते हैं और जो ज्योग्राफी के हायर क्लास के स्टूडेंट हैं, जो पीजी ज्योग्राफी है जिनकी, तो उनको पता होगा कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर एलटी लेक्चरर जो भी एग्जाम हो, उसमें मॉडल्स का मेन रोल रहता है। मॉडल्स यानी सिद्धांत, विभिन्न सिद्धांत। ठीक है, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी में हो, फिजिकल ज्योग्राफी में हो या ह्यूमन ज्योग्राफी में हो। तो फिजिकल ज्योग्राफी के मॉडल जैसे एग्जाम्पल के लिए जो प्लेट टेक्टोनिक है, या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, या समुद्र तल फैलाव सिद्धांत, या फिर प्लेट विवर्तनिकी, इस टाइप की जो थ्योरी है वो क्या है भौतिक भूगोल में। जैसे डेविस का अपर्दन चक्र, पैंक का अपर्दन चक्र, है ना। तो इस टाइप की जो भी थ्योरीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। और मानव भूगोल में जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी माल्थस की है, और जनांक संक्रमण सिद्धांत, ठीक है, और माइग्रेशन की थ्योरी, प्रवास की थ्योरी है जैसे, और ऐसे ही प्राइमेट सिटी। तो इस टाइप से कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं ज्योग्राफी में जिनमें से 20 से 30% क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। चाहे वो मॉडल का नाम हो, मॉडल किसने दिया, ठीक है, प्रोपाउंडर प्रतिपादक का नाम हो, या फिर उस मॉडल की जो एजम्पशंस है, मान्यताएं हैं वो, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूँ, जो कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये होने वाली है ये सीरीज। तो आज मैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी से थोड़ा सा शुरू कर रहा हूँ। तो रैंडमली हम ऐसे ही कोई मॉडल पकड़ेंगे, तो उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आज पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड मॉडल्स की हम बात करने वाले हैं, हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली मॉडल्स में। तो आप देख रहे होंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी यहाँ पे लिखा हुआ है, भू सामरिक भूमंडलीय सामरिक प्रतिमान सिद्धांत, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मॉडल्स। अब जैसा कि आपने डार्विन का, ये इसका मतलब क्या होता है, भूमंडलीय सामरिक प्रतिमान, प्रतिमान का मतलब तो सिद्धांत होता है। भूमंडलीय सामरिकता या फिर ग्लोबल स्ट्रेटेजी एक ऐसी रणनीति जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व पे शासन कर सकें, ऐसी कूटनीति बनाएं जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व पे अच्छी तरीके से शासन कर सकें। अब आपने डार्विन का विकासवादी सिद्धांत पढ़ा होगा। डार्विन ने क्या कहा था कि प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। जो प्राणी संघर्ष में सफल हो जाता है वही जीवित रहता है, उसका अस्तित्व रहता है। और जो सफल नहीं हो पाता है, जो संघर्ष नहीं कर पाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही मनुष्य भी क्या है, एक प्राणी है, और मनुष्य भी अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष करता है, क्रियाशील रहता है हमेशा। तो दूसरी चीज है कि रेडजल ने क्या कहा था, राज्य भी एक जीवित प्राणी की तरह है। जो हम जहां पे मैं राज्य की बात करूंगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, मतलब एक देश, एक स्टेट या राज्य एक जीवित प्राणी है, और यह भी गतिशील रहता है, क्रियाशील रहता है, और संघर्ष करते रहता है। दुनिया के सभी देश क्या हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में तुले हुए हैं, सभी संघर्षशील हैं। एक चाहता है मैं वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट नेशन ऐसा बनूं जो कि सब चीजों में डेवलप हूं, और दूसरा चाहता है कि दूसरा देश, हमारा पड़ोसी देश, वो नीचे ही रहे। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ कूटनीतियां होती हैं, कुछ रणनीतियां होती हैं कि हम हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए दूसरे देश के साथ, हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए दूसरे देश के साथ, अगर वो मित्र राष्ट्र है तो तब, और जो शत्रु राष्ट्र है तो तब हमने अपनी पावर को कैसे बढ़ाना है, कैसे हम, अगर कल के दिन कोई बगल वाला स्टेट हम पे हमला कर दे तो कैसे उससे बचना है। तो इस टाइप की जो कूटनीति होती है, जो स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है, वो क्या होती है, भू सामरिक रणनीति। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो इसी चीज को लेके ये हमारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है भूमंडलीय सामरिक प्रतिमान। देखो 17वीं 18वीं सदी में क्या हुआ था, प्रत्येक देश, जैसे आपने देखा भी होगा यूएसएसआर और यूएसए क्या हो गया था, दो गुटों में बट गया था ना। तो इसका मतलब क्या है, पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। इसका मतलब क्या है, हर देश अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी कूटनीतियां, अपनी स्ट्रेटेजी बनाता था, अपनी कूटनीति बनाता था, अपनी युद्ध की रणनीति बनाता था, आंतरिक हमने कैसे एक होना है, एक होके रहना है, वो बनाता था। तो वही क्या है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मॉडल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे।
अब तीन तरीके की स्ट्रेटेजी होती हैं। एक, सबसे पहले समुद्र शक्ति पर आधारित, समुद्र शक्ति पर आधारित सिद्धांत, दूसरा है स्थल शक्ति पर आधारित सिद्धांत, तीसरा है वायु शक्ति पर आधारित। मतलब अलग अलग विचारक आए, किसी ने क्या कहा कि अगर हम सी पावर स्ट्रांग करते हैं अपने देश की, समुद्र शक्ति को स्ट्रांग करते हैं, तो हम किस पे राज कर सकते हैं? पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं, हमारी शक्ति, हमारी जो पावर है वो बढ़ जाती है। दूसरा गुट आया, उन्होंने कहा कि हमने अपनी लैंड पावर यानी कि स्थलीय शक्ति अगर हम मजबूत करते हैं अपनी, तो हम पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं। उसके बाद है वायु शक्ति पर, यानी कि एयर पावर अगर हमारी मजबूत है तो हम क्या कर सकते हैं? पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं। कहने का मतलब है नेवी और इंडियन आर्मी और क्या है? एयरफोर्स। ये तीनों क्या है? अलग अलग क्या है? तीन तरीके का है ना। सरफेस जो हमारा है, हमारा जो लिथोस्फीयर पे जो हमारा जीवमंडल बना हुआ है, तीन तरीके से बना हुआ, तीन तत्वों से बना हुआ, स्थल, वायु और जल। तो तीनों में क्या है? तीनों में अलग अलग सेनाएं हैं, कहीं से भी कोई हमला कर सकता है ना आज की डेट में। तो उस टाइम पे लोग कहते थे, सबसे पहले विचार है, उन्होंने कहा कि जिसकी समुद्री शक्ति, जिसकी नेवल पावर यानी कि सी पावर स्ट्रांग है, वो राज करेगा पूरे विश्व पे। उसके बाद और मतलब फर्स्ट वाले ने क्या कहा? समुद्र शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें अपने समुद्र शक्ति को, सी पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर दूसरा गुट आया स्थल शक्ति। अब देखो, समुद्र शक्ति पर आधारित सिद्धांत किसने दिया था? महान, A.T. महान, अल्फ्रेड थियर महान। और स्थल शक्ति पर आधारित सिद्धांत किस किसने दिए थे? मेनली इसको दो लोगों ने दिए थे, मैकिंडर और फिर उसके बाद स्पाइकमैन। ये दोनों मेन है, इसके बाद अलग अलग लोग हैं, ठीक है, उनको भी हम पढ़ेंगे, अभी मेनली दो ही हैं। उसके बाद वायु शक्ति पर आधारित सिद्धांत ये किसने दिया था? सेवरस्की महोदय ने दिया था। इसमें ही कौन कौन आ जाएंगे? कोहन आ जाएंगे, और ये स्थलीय शक्ति पे इसमें आ जाएंगे आपके हाउसोफर, जेलिन आ जाएंगे, और भी बहुत सारे कोहेन, बहुत सारे ज्योग्राफर हैं जिन्होंने क्या कहा था? स्थल शक्ति पर आधारित सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ माना था। तो ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं समुद्र शक्ति पर आधारित सिद्धांत, जो कि A.T. महान ने दिया था। समुद्र शक्ति पर आधारित सिद्धांत जो कि A.T. महान ने दिया था, हम इस वाली थ्योरी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। रूस के संबंध में इनके विचार, रूस के संबंध में इनके विचार। अब देखो, रूस के संबंध में इनके विचार क्या क्या थे वो देखने वाले हैं हम। ये क्या, इन्होंने क्या कहा? रूस क्या है? बहुत बड़ा क्षेत्र है, अभी भी रूस एक क्या है? बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये मानते थे कि रूस को हराना बहुत मुश्किल है, रूस के पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको हम घेर के, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम वैसे तो नहीं हरा सकते स्थलीय शक्ति, क्योंकि स्थलीय शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन इसको हम घेर के हरा सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था? इसको हम घेर के, रणनीतिक, इसके सारे दरवाजे बंद करके हम हरा सकते हैं, इसको पंगु बना सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कहा था इन्होंने, स्थलीय शक्ति होने के बावजूद स्थलीय शक्ति होने के स्थलीय शक्ति होने के बावजूद रूस को चारों तरफ से घेर कर
पंगु बनाया जा सकता है। सबसे पहली चीज क्या कही, स्थलीय शक्ति होने के बावजूद रूस को चारों तरफ से घेरकर पंगु बनाया जा सकता है। ठीक हो गया रूस के संबंध में इनके विचार। इन्होंने कहा कि स्थलीय शक्ति प्राप्त है रूस को, लेकिन इसको चारों तरफ से अगर हमारे नौसेना जो हमारी नेवल आर्मी है, ठीक है, हमारी नेवी अगर तगड़ी है तो हम इसको चारों तरफ से घेर के हम इसको पंगु बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला विचार इन्होंने ये कहा था। दूसरा इन्होंने कहा था कि रूसी साम्राज्य को विखंडित ना भी किया जाए तो भी इसको घेरकर निष्क्रिय बनाया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा था, रूसी साम्राज्य जो है, रशियन एम्पायर है, जो रूसी साम्राज्य को विखंडित ना भी किया जाए तो इसे घेर कर कमजोर बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर रसिया का जो पूरे साम्राज्य को अगर हम विखंडित ना करें, उसको तोड़ ना पाए, तो हम इसको घेर के बिल्कुल भी इसको कमजोर कर सकते हैं। मतलब साफ सा कहना है कि रूस इतना बड़ा स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय शक्ति है, इसको अगर हम कूटनीति के माध्यम से, यानी कि हम इस पे हमला करके या फिर कुछ और रास्ते अपनाकर अगर हम इसको हरा नहीं सकते, हम इसको विखंडित नहीं कर सकते, तो इसे घेर कर इसको निष्क्रिय बनाया जा सकता है। ठीक है, अब रूस ये क्या कहते थे कि रूस दो जगह से है अपनी हिंद महासागर, ये कहते थे कि रूस ईरान तथा अफगानिस्तान के संकीर्ण, यानी कि नैरो, संकीर्ण रास्ते, संकीर्ण मार्ग से हिंद महासागर तक अपनी पहुंच कोशिश कर रहा है तथा पूर्व में, ये तो हो गया आपका पश्चिम ओर से रूस पश्चिमी तरफ से क्या कर रहा है, अफगानिस्तान और ईरान और अफगानिस्तान के जो नैरो वे है, वहां पे संकीर्ण रास्ता है, उसके थ्रू कहां पे आने की कोशिश कर रहा है, हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और पूर्व की ओर से इन्होंने कहा था, पूर्व की ओर से मंचूरिया तथा एक कौन सा देश था वहां पर को, मंचूरिया से दक्षिण होते हुए प्रशांत महासागर तक अपनी पहुंच बनाने की रणनीति बना रहा है। इसी वजह से इन्होंने क्या कहा था कि रशिया जो रूस है वो ईरान और पश्चिम में तो ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते क्या है, संकीर्ण मार्ग के थ्रू हिंद महासागर तक आने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा पूर्व की ओर से मंचूरिया के दक्षिण होते हुए प्रशांत महासागर तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है कि रूस भी हाथ पांव मार रहा है कि अपने को और शक्तिशाली बनाए, अपने को और ज्यादा प्रभुत्व दिखाए, हिंद महासागर पे अपना कब्जा करे, प्रशांत महासागर पे अपना कब्जा करे। लेकिन अगर हमें क्या करने की आवश्यकता है, कहा हमें इन रास्तों को बंद करने की आवश्यकता है। हम एक कड़ी नौसेना के माध्यम से इन रास्तों को अगर बंद कर दिया जाए तो रूस को निष्क्रिय बना दिया जाएगा। ठीक है, ये विचार क्या थे,
इनके रूस के संबंध में थे। ठीक हो गया, ये अमेरिका के थे लेकिन रशिया इनका थोड़ा सा दुश्मन देश था। तो इसीलिए ये क्या कहते थे कि स्थलीय शक्ति होने के बावजूद भी रूस को चारों तरफ से घेर के पंगु बनाया जा सकता है। सीधी सी बात है, हम चारों तरफ से उसको घेर दें तो उसको निष्क्रिय बना देंगे। बल्कि रूस क्या क्या कोशिश कर रहा है, पश्चिम की तरफ से ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते, अगर वर्ल्ड मैप होता मैं समझाता आपको अच्छे से, ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते क्या काहे की कोशिश कर रहा है, हिंद महासागर पे पहुंच बनाने की भी कोशिश कर रहा है, और पूर्व की तरफ से मंचूरिया साइड से वो मंचूरिया के दक्षिणी भाग से प्रशांत महासागर तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। हमको आवश्यकता है कि हम क्या करें, हम अपनी नौसेना को मजबूत करें और इसके सारे रास्तों को हम डिसेबल कर दें, इसको निष्क्रिय बना दें, तब हम रूस को शक्तिशाली होने से रोक सकते हैं। ठीक हो गया, समझ में आया रूस के संबंध में इनके क्या विचार थे, एटी महान के रूस के संबंध में क्या विचार थे, ये विचार थे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ब्रिटेन के संबंध में इनके क्या विचार थे। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने तीन शक्तियों को ही मेन माना। सबसे पहले रशिया को इन्होंने कहा कि रूस सर्वशक्तिशाली है, उसके बाद ब्रिटेन सर्वशक्तिशाली है, और उसकी भी कंडीशन बताई थी। अब रशिया के बारे में तो आपने जान लिया, इसका महान स्थल है और इसको घेर के हम निष्क्रिय कर सकते हैं। दूसरी बात, ब्रिटेन के संबंध में इनके विचार। अभी तक हमने रूस के संबंध में इनके विचार देखे, ब्रिटेन के संबंध में भी इन्होंने बहुत कुछ कहा। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पास क्या है, ब्रिटेन के पास जो नेवी है, जो यानी कि नौसेना है, वो सशक्त है, बहुत ही शक्तिशाली है। सबसे पहली चीज, ब्रिटेन के पास जो नौसेना है वो बहुत ही सशक्त है। और दूसरी चीज, इनकी जो द्वीपीय स्थिति है, इनकी जो ज्योग्राफी है, फिजिकल इनकी जो सिचुएशन है, भौतिक स्थिति, वो क्या है, द्वीपीय स्थिति, वो बहुत ही क्या है, सटीक है, जिसके कारण ये पूरे देशों पे इसकी नौसेना सशक्त है और इसकी द्वीपीय स्थिति अच्छी है। तो इसकी वजह से ये सर्वशक्तिशाली है। अभी ये अपने आप को सर्वशक्तिशाली बनाए हुए है। और ये इसका वो क्या है, परिणाम क्या है, तभी इसके अनेक उपनिवेश हैं। इसकी जो नौसेना है वो सशक्तिशाली है, तभी इसके जिब्राल्टर जलडमरू यानी कि जिब्राल्टर स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट, स्वेज नहर मार्ग, केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका से घूमते हुए, ठीक है, तो इन सभी, मैगलन जल संधि, ठीक है, तो इन सभी पे इसका अधिकार है, इन सभी पे इसका नियंत्रण है। और जिसके पास ये नियंत्रण होगा, जिसकी नेवी सबसे ज्यादा मजबूत होगी, नौसेना मजबूत होगी, वह पूरे विश्व में व्यापार के लिए या फिर अनेक चीजों के लिए स्ट्रेटेजी बना सकता है। अब उस टाइम पे ब्रिटेन के बहुत ज्यादा उपनिवेश थे, ठीक है, अलग अलग देशों पे ये राज करते थे, और इन्होंने कृषि व्यापार भी किया बहुत सारे देशों से। जैसे इंडिया है, इंडिया भी उपनिवेश रहा है ब्रिटिश का। तो कहने का मतलब है, इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटेन आज की डेट में सर्वशक्तिशाली है, उसके दो कारण है। सबसे पहले उसकी नेवल जो है, उसकी जो नेवी है, नौसेना है, वो सबसे ज्यादा मजबूत है। इसी कारण उसके सारे स्वेज नहर मार्ग, जो कि मुख्य व्यापारिक मार्ग है, स्वेज नहर मार्ग, और दूसरा पनामा जल संधि पे भी इनका अधिकार था। और जिब्राल्टर जलडमरू, जो हम कहते हैं जिब्राल्टर के थ्रू हम कहाँ प्रवेश करते हैं, भूमध्य मेडिटेरियन सी में, कहाँ से, अटलांटिक सी से, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं। तो उसके बाद स्वेज नहर के थ्रू हम कहाँ पे, हिंद महासागर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सभी जो जलमार्ग हैं, इन पे इनका अधिकार था। तो हम कैसे लिखेंगे, ब्रिटेन के पास सशक्त नौसेना तथा कुशल होने के कारण ब्रिटेन के पास सशक्त नौसेना तथा द्वीपीय स्थिति के कारण
इसके पास सशक्त नौसेना और द्वीपीय स्थिति होने के कारण इसके पास अनेक उपनिवेश हैं तथा इसके अनेक जलमार्गों जैसे जिब्राल्टर जलडमरू स्ट्रेट, जलडमरू को स्ट्रेट कहते हैं, जैसे स्वेज नहर मार्ग, मैगलन जल संधि, ठीक है। और कहाँ पे, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप आदि पर वर्चस्व है, ठीक है। मतलब कि ब्रिटिश के सभी लगभग बहुत ज्यादा उपनिवेश रहे। किसके उस टाइम पे ये शक्तिशाली था, क्यों? छोटा सा द्वीप होने के कारण, द्वीपीय स्थिति होने के कारण, और इसकी नेवल जो पावर थी, जो नौसेना शक्ति थी, वो मजबूत होने के कारण इसके बहुत ज्यादा उपनिवेश भी हैं और ये सर्वशक्तिशाली है। तो तभी सबसे ज्यादा ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? ब्रिटेन से। तभी ये सर्वशक्तिशाली है, ठीक हो गया। ये कहा था इन्होंने ब्रिटेन के संबंध में। दो चीजें कही थी, इनके पास सशक्त नौसेना है, दूसरी इनकी द्वीपीय स्थिति है। इसके कारण ये पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं, और पूरी दुनिया में इनके अलग अलग उपनिवेश हैं, अनेक उपनिवेश हैं, और इनका विभिन्न जलमार्गों में वर्चस्व है, जिसके कारण व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा संपन्न है, ठीक हो गया। इन्होंने ये कहा था किसके संबंध में? ब्रिटेन के संबंध में। अब बात करते हैं यूएसए के संबंध में इनके क्या विचार थे। यूएसए के संबंध में फिर लास्ट में इन्होंने कहा कि यूएसए जो है उसको क्या क्या करना चाहिए, किस टाइप से रणनीति बनानी चाहिए कि उसका पूरे विश्व पे वो सर्वशक्तिशाली बने। यूएसए के संबंध में इनके विचार, इन्होंने यूएसए के लिए क्या कहा था, मेन ये क्या थे? यूएसए के ही थे। यूएसए के संबंध में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ब्रिटेन के बाद अगर कोई सर्वशक्तिशाली है, सबसे सर्वशक्तिशाली है, ब्रिटेन को मानते थे। उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी है, द्वीपीय स्थिति और नौसेना बिल्कुल मजबूत है, तभी वो अभी पूरी दुनिया पे राज कर रही है। तो दूसरा, उसके बाद इन्होंने क्या कहा था? अमेरिका के लिए भी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई यूएसए के लिए। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन के बाद अगर किसी के पास वर्ल्ड पावर बनने की शक्ति है तो वो किसके पास है? यूएसए के पास, बशर्ते इसने कुछ चीजों को करना होगा। इसके पास पड़ोसी शत्रुओं का भी अभाव है, जैसे ब्रिटेन के पास उसके बहुत ज्यादा पड़ोसी शत्रु थे, लेकिन इन्होंने कहा यूएसए के आसपास में पड़ोसियों का भी अभाव है। और इसकी दोनों महासागरों में, पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर और पश्चिम की ओर कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर तक इसकी पहुंच है। और इसके कुछ द्वीप ऐसे हैं जिन पे अगर ये कब्जा कर ले तो यह पूरा सुरक्षित हो सकता है। और इन्होंने कहा था कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए अमेरिका ने क्या करना चाहिए? पनामा जलमार्ग का समर्थन किया इन्होंने कहा कि एक्सेसिबल हो जाएगी वो मार्ग अगर बन जाएगा तो दोनों यूएसए के लिए काफी, दोनों महासागरों तक पहुंचने में काफी आसानी होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूएसए के संबंध में इनके विचार क्या थे कि ब्रिटेन के बाद अगर ब्रिटेन के बाद यूएसए को ही ब्रिटेन के बाद यूएसए को ही ब्रिटेन के बाद यूएसए को ही वह भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त हैं वह भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त हैं जिससे वह
समुद्री शक्ति बन सकता है। उन्होंने कहा था ब्रिटेन के बाद दूसरी अगर किसी को भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त हैं तो वो किसको है, यूएसए को है। वर्ल्ड पावर, समुद्री शक्ति बन सकता है वो। क्यों? क्योंकि इसके पास पड़ोसी शत्रुओं का अभाव है, नंबर एक। इन्होंने कहा क्योंकि इसकी पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर इसकी पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर में पहुंच है। इसके बाद पड़ोसी शत्रुओं का अभाव है। इसकी भौगोलिक सुविधाएं इसको ऐसी प्राप्त हैं, इसके जो तट हैं ऐसे प्राप्त हैं कि बंदरगाह जो बनना चाहिए आंतरिक अंदर तक जा सकती है, मतलब जो हवाई जहाज है इसके अंदर तक जा सकते हैं। यानी कि इसकी बस इसके पास क्या नहीं है, उपनिवेशों की कमी है, तभी ये उतना सर्वशक्तिशाली नहीं है जितना कि ब्रिटेन था। कहने का मतलब है कि इन्होंने कहा था कि कोई दूसरी शक्ति बन सकती है सर्वशक्तिशाली तो यूएसए है ब्रिटेन के बाद, क्योंकि इसको अच्छी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त हैं। दूसरी चीज, इसके पास पड़ोसी शत्रुओं का भी अभाव है, इसके आसपास कोई भी इसके दुश्मन नहीं है। इसकी पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर में भी पहुंच है, इसीलिए सर्वशक्तिशाली हो जाता है और महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ठीक है, दोनों उसमें बस इन्होंने कहा था कि यूएसए को क्या करना चाहिए, यूएसए को क्या करना चाहिए, इसको जरूरत है, इसको आवश्यकता है किस चीज की, नंबर एक, जो इसके आसपास मैक्सिको की खाड़ी में कैरिबियन द्वीपों को नियंत्रित करे, नंबर दो, हवाई द्वीप को नियंत्रित करे, ठीक है, नंबर तीन, दोनों महासागरों को जोड़ने के लिए जोड़ने वाली पनामा नहर पर अधिकार करे। ठीक है, इतनी चीजें इन्होंने अमेरिका के संबंध में कही थी, यूएसए के बारे में। इन्होंने कहा था कि कोई शक्ति अगर ब्रिटेन के बाद सर्वशक्तिशाली हो सकती है, समुद्री शक्ति समुद्री शक्ति किसके पास हो सकती है ब्रिटेन के बाद, दूसरे नंबर पे यूएसए के पास, क्योंकि इसके पास पड़ोसी शत्रुओं का अभाव है, इसके आसपास कोई भी पड़ोसी शत्रु नहीं है। दूसरी, इसकी दोनों महासागर में, यूएसए के पूर्व में कौन सा है, अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो इसकी दोनों महासागरों में पहुंच है, और इनके जो तट हैं वो ऐसे हैं कि बंदरगाह बहुत ही अच्छे तरीके से, जो हवाई जहाज जलयान है वो अंदर तक पहुंच सकते हैं। और तीसरी चीज इन्होंने कहा था कि इनको कुछ आवश्यकताएं हैं जिसके कारण ये अपने आप को समुद्री शक्ति बना सकते हैं, जैसे कैरिबियन द्वीप पे अपना अधिकार प्राप्त करें और हवाई द्वीप पे ये नियंत्रण करें। कैरिबियन द्वीप हो गए जो पूर्व में है मैक्सिको की खाड़ी में, और हवाई द्वीप जो पश्चिम में है, इनसे पश्चिम में, ठीक हो गया, प्रशांत महासागर में है। और तीसरी चीज, पनामा नहर, दोनों महासागर को जोड़ने वाली नहर पे जो सकरा जलमार्ग है उसका समर्थन किया इन्होंने, उसको यूएसए ने अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। तो ये सब चीजें इन्होंने कही थी यूएसए के संबंध में। ठीक हो गया, रशिया के संबंध में इनके विचार, ब्रिटेन के संबंध में इनके विचार, और यूएसए के संबंध में इनके विचार आपने ध्यान में रखने हैं पूरे अच्छे तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने कहा था कि इन्होंने 6 कारण बताए थे, 6 कारण बताए थे जिसके माध्यम से हम समुद्र शक्ति बन सकते हैं। वो 6 कारण क्या थे, चलो देखते हैं।
इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 6 कारकों का उल्लेख किया, इन्होंने 6 कारकों का उल्लेख किया जो कि समुद्री शक्ति के विकास तथा रखरखाव को प्रभावित करता है। इन्होंने 6 कारण बताए जिन कारकों के माध्यम से समुद्री शक्ति का विकास हो सकता है और उसका रखरखाव को जो प्रभावित करते हैं। वो ऐसे कितने कारक है कहा था? 6 कारक हैं। सबसे पहले जो है राज्य की भौगोलिक स्थिति, राज्य की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ स्टेट, हम ये कह सकते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ स्टेट, यानी कि इसकी राज्य की स्थिति कैसी है, द्वीपीय स्थिति है या फिर स्थलीय स्थिति है या फिर कैसी स्थिति है, मतलब किस टाइप का है। जैसे ब्रिटेन की कैसी स्थिति, द्वीपीय स्थिति है। यूएसए की कैसी है, उसकी भी द्वीपीय टाइप की है, लेकिन उसके अलग अलग तट हैं। पूर्व में बहुत बड़ा द्वीप है, महाद्वीपीय स्थिति है उसकी। ऐसे ही रशिया की बात करें तो रशिया के पास बहुत बड़ा स्थलखंड है। मतलब कि सबसे पहले इन्होंने कहा था किसी भी राज्य को समुद्री शक्ति कब प्राप्त होती है, राज्य की भौगोलिक स्थिति ये डिसाइड करती है कि उसको समुद्री शक्ति बन पाएगी या नहीं। द्वीपीय स्थिति होगी ब्रिटेन की तरह तो वो समुद्र शक्ति बन सकता है, ठीक है। अगर स्थलीय शक्ति होगी तो कैसे बनेगा वो, जिसके पास, इन्होंने बात तो वही करी थी ना, समुद्री शक्ति होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपनी नेवी को फैला सकें, अपने नौसेना को फैला सकें, तभी तो हम विश्व शक्ति बन सकते हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा था राज्य का भौगोलिक विन्यास, राज्य का भौगोलिक विन्यास, फिजिकल लेआउट ऑफ स्टेट, फिजिकल लेआउट ऑफ स्टेट, कि इसका फिजिकल लेआउट कैसा है, राज्य का भौगोलिक विन्यास कैसा है, फिजिकल लेआउट कैसा है, उसकी बंदरगाह तटीय स्थिति कैसी है। बिल्कुल ऐसी है कि जहां पे बिल्कुल खाइयां हैं समुद्र के किनारे, ट्रेंचेस हैं, या फिर बंदरगाह के लिए सुटेबल स्थिति है, ठीक है। जैसे कटा फटा तट होगा और अंदर तक अगर हवाई जहाज कह रहा हूं बार बार, जलयान जा सकते हैं तो उसकी क्या होगी, एक्सेसिबल होगी। उसको फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन नुकसान ये होगा कि किसी दूसरे देश की आर्मी भी, नेवल नौसेना अंदर आ सकती है आपके। अब अगर ऐसा तट होगा ना, ऐसा तट होगा, देखो ऐसा तट होगा तो क्या, समुद्री जहाज यहां से आएंगे और यहां भी घुस सकते हैं, यहां घुस सकते हैं अंदर तक पूरा कवर कर सकते हैं। और इसके लिए फायदा क्या, नौसेना के लिए, वो यहाँ पे अपना पूरा छावनी बना सकती है, पूरा अच्छे से कवर कर लेगी। अगर इस टाइप का तट होगा तो गहरा होगा यहाँ पे, तो इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, ठीक हो गया। लहरों, इस टाइप में तो लहरें, अगर कटा फटा तट है तो लहरें यहीं पे टकरा के थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। लेकिन इस तट में क्या होगा, लहरें आएंगी और टकराएंगी, बहुत ज्यादा जल में उतार चढ़ाव होगा, ज्वार भाटा बहुत तगड़े आएंगे यहाँ पे, बल्कि अंदर तक, स्थलीय भाग तक भी आ जाएंगे, ठीक हो गया। 2 चीजें इन्होंने कही थी। उसके बाद क्षेत्र विस्तार, तीसरी बात इन्होंने कही थी, क्षेत्र का विस्तार कितना है। अगर हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्र विस्तार है, क्षेत्र विस्तार मतलब कि हमारे पास क्षेत्र का विस्तार बहुत बड़ा, हमारे पास बहुत बड़ा देश है, जैसे कि रशिया, रूस, उसका क्षेत्र विस्तार क्या है, बहुत बड़ा है, तो उसको कितनी ज्यादा नेवी की आवश्यकता होगी, है ना। ऐसे ही ब्रिटेन छोटा सा द्वीप है, तो उसके चारों ओर इतनी जनसंख्या थी, मतलब जनसंख्या के लिए भी तो होना चाहिए ना, जनसंख्या भी तो होनी चाहिए। क्या रूस अपनी पूरी बाउंड्री में पूरी नेवी लगा सकता है? नहीं, लेकिन ब्रिटेन लगा सकता है।
तो क्षेत्र का विन्यास कैसा होना चाहिए? वहां की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वहां की मिलिट्री के अकॉर्डिंग, वहां की नेवी के अकॉर्डिंग क्षेत्र का विस्तार इतना कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा क्षेत्र का विस्तार तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे यूएसए का भी क्या है, बहुत बड़ा है, इसीलिए ब्रिटेन को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना, सर्वशक्तिशाली माना, यूएसए को सेकंड नंबर में माना, रशिया को थर्ड नंबर में माना। ठीक है, क्षेत्र विस्तार इसका। और चौथा है आपका जनसंख्या का आकार, जनसंख्या कह सकते हैं, जनसंख्या का आकार। अब देखो जनसंख्या, इन्होंने जनसंख्या में ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी इनकी, आशावादी, कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ज्यादा हमारी नेवी मजबूत होगी, हमारी नौसेना मजबूत होगी, और हमें तटों पर उद्योग व्यापार करने के लिए भी लोग ज्यादा मिल पाएंगे। ठीक है, तटों पे हम छावनी वगैरह बनाएंगे, उसके लिए लेबर हमें ज्यादा मिल पाएगी। तो जनसंख्या का आकार अगर ज्यादा है तो तब भी हमें आसानी होगी, हम समुद्री शक्ति बन सकते हैं। पांचवी चीज इन्होंने कही, जनसंख्या का आकार, और पांचवी चीज क्या होगी, राष्ट्रीय चरित्र। नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र से आशय है कि वहां के जो लोग हैं, राष्ट्र के लोग हैं, उस स्टेट के लोग हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या अपनी समुद्री सीमा के बारे में सजग हैं, उनको नॉलेज है या नहीं उस चीज की, या फिर वो जागरूक है या नहीं। इस टाइप का क्या होता है राष्ट्रीय चरित्र, कि हम किस टाइप से अपने देशवासियों के अंदर वो चरित्र विकसित करते हैं। अगर ज्यादा डेवलप, मतलब ज्यादा हमारे विचार जो होंगे वो क्या होंगे, हमें समुद्र शक्ति बनना है, तो सारे नागरिकों को क्या पता होना चाहिए कि हमें समुद्र के आसपास बिल्कुल हमारी जो नौसेना है वो तगड़ी है, और इसको तगड़ा करने की जरूरत है, वो उस चीज को लेके पॉजिटिव होंगे। ठीक हो गया। और छठा है इसका लास्ट, छठा लास्ट क्या होगा, सरकार की नीतियां। सरकार की नीतियां या कूटनीतियां, मतलब कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी है, हमारी नीतियां कैसी हैं, हमारी कूटनीतियां कैसी हैं, हम किस टाइप से उसको मैनेज करते हैं, किस टाइप से हम अपनी नेवल, जो हमारी सेना है, आर्मी है, नेवी है, उसको, नौसेना को हम किस टाइप से कैसी कूटनीति बनाते हैं, हम हमारे विचार कैसे हैं। हर देश की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है ना, स्ट्रेटेजी मजबूत होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा था ये 6 फैक्टर हैं जो कि किसी भी देश को समुद्री शक्ति के विकास के लिए और उसके रखरखाव को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले राज्य की भौगोलिक स्थिति कैसी है, राज्य का भौगोलिक विन्यास कैसा है, उसके बाद क्षेत्र का विस्तार कैसा है, जनसंख्या का आकार कैसा है, राष्ट्रीय चरित्र, और सरकार की नीतियां किस टाइप की हैं। उन्होंने कहा था कि भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए, द्वीपीय स्थिति होनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छी है। और भौगोलिक विन्यास, उसके तटों का जो सिचुएशन है, उसके तट कैसे होने चाहिए, बंदरगाह के लिए सुलभ होनी चाहिए, ताकि समुद्री जहाज वहां पे ठहर सकें, वहां पे सेना ठहर सके आसपास में, तटों के आसपास। क्षेत्र का विस्तार कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्षेत्र का विस्तार कम होगा तो क्या होगा, हम बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे। अगर बहुत बड़ा होगा तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी हमारे पास, उतना ज्यादा हमारी सैन्य शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, हमारी लेबर शक्ति बढ़ेगी। और राष्ट्रीय चरित्र, हमारे नागरिकों को, राष्ट्र के नागरिकों को एक अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, किसकी, समुद्री शक्ति के बारे में, समुद्री नीतियों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और लास्ट, सरकार की नीतियां या कूटनीतियां, कि सरकार वहां की किस टाइप की नीतियां बनाती है, किस टाइप की कूटनीति बनाती है, वो भी डिपेंड करता है कि वो देश समुद्री शक्ति बनेगा या नहीं। तो इन्होंने कहा था कि ये फैक्टर याद रखना, ऑप्शन में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महान द्वारा दी गई सिद्धांतों में समुद्री शक्ति के विकास के लिए जरूरी महत्वपूर्ण नहीं है, या उन्होंने कौन से ऐसे तत्व बताए थे जो समुद्री शक्ति के विकास एवं रखरखाव को प्रभावित करते हैं। तो 3 ये दे देगा, एक कोई और दे देगा, तो आपने इसमें उसको छांटना होगा। तो ये हो गई, थोड़ी सी इनकी आलोचना कर लें, आलोचना कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी आलोचना।
इनके विचारों की आलोचना हम किस टाइप से कर सकते हैं? हाँ, आलोचना से पहले एक बात बता दूं, इन्होंने कहा था कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए, यानी कि वहां की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए? समुद्री शक्ति को मजबूत होना बहुत जरूरी है, और जिसके लिए हमारी नौसेना को क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र, अगर हमारी नेवी मजबूत होगी तभी हम समुद्री व्यापार कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी समुद्री शक्ति से अगर हम मजबूत हैं, समुद्री शक्ति हमारी मजबूत है, तो हम आर्थिक विकास कर सकते हैं, क्योंकि सारा व्यापार तो समुद्रों के थ्रू होता है ना? तो ये चीज समझ गए होंगे। तो आलोचना के तौर पे हम कह सकते हैं, इन्होंने, इनके जो विचार थे ना, उस टाइम के दिए हुए विचार थे, जिस टाइम पे वायु शक्ति उतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं, इन्होंने स्थलीय शक्ति तथा वायु शक्ति को प्रभावी नहीं माना। मतलब उस टाइम के परिवेश में दी गई इनकी थ्योरी थी, इन्होंने उस चीज को कम आंका, मतलब कि कम आंका। दूसरी आलोचना के तौर पे दूसरा हम कथन कह सकते हैं कि हाँ, मतलब यही कह सकते हैं बस, स्थलीय शक्ति और वायु शक्ति को इन्होंने ज्यादा आंका नहीं। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि स्थलीय शक्ति तो चलो एक लिमिटेड होती है, आज की डेट में हमारे पास मिसाइल हैं, आज की डेट में हमारे पास ऐसे रॉकेट हैं, परमाणु हथियार हैं, जिसके माध्यम से हम यहीं पे बैठे बैठे 500 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर, कहीं पे भी हम हमला कर सकते हैं, कहीं पे भी हम रॉकेट गिरा सकते हैं, कहीं पे भी हम बम गिरा सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलपमेंट हो गई है, हमारी एयर पावर, हमारी जो एयर फोर्स है वो इतनी ज्यादा। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, क्या आपको उसमें कोई कैजुअलिटी देखने को मिली? बहुत कम। अगर यही युद्ध अगर 50 साल पहले होता, 20-30 साल पहले हुए भी हैं, उस टाइम पे कितनी कैजुअलिटी देखने को मिली? आज की डेट में क्या है, पूरा कौन लड़ता है सबसे ज्यादा? इंडियन आर्मी थोड़ी लड़ती है सबसे ज्यादा, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, एयरफोर्स लड़ती है सबसे ज्यादा। ठीक हो गया? तो इन्होंने वायु शक्ति को कम आंका, इन्होंने स्थलीय शक्ति को भी कम आंका, इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किसको दिया? समुद्री शक्ति को। ठीक हो गया? वर्तमान में, वर्तमान में इनकी नीतियां प्रभावी हो सकती हैं। कैसे? ऐसी ऐसी समुद्री टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है, रशिया ने कहीं, यूएसए ने कहीं, कि उन्होंने ऐसी ऐसी पनडुब्बी बना ली है ना, जो समुद्र से बहुत नीचे रह के भी क्या कर लेती हैं? समुद्र से बहुत नीचे रह के भी अपने मिशन पूरे कर लेती हैं। तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हो गया है, विकास हो गया है। तो वर्तमान में इनकी नीतियां प्रभावी हो सकती हैं, क्योंकि वर्तमान में समुद्री व्यापार, परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बियां जैसे नए नए आविष्कार हो सकती हैं। परमाणु चालित पनडुब्बियां, पनडुब्बियों का आविष्कार हो गया है। दूसरा दूसरा क्या होगा? आज की डेट में सबसे ज्यादा समुद्री व्यापार होता है, जो पूरा वर्ल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, वो समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। सर्वाधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। अगर मलक्का जल संधि पे चाइना अधिकार कर ले तो क्या होगा? हमारा व्यापार बाधित हो जाएगा। वहां पे कोई ऐसा देश, यूएसए अगर हम उसको कंट्रोल कर ले तो हम व्यापार बाधित हो जाएगा। या फिर जिब्राल्टर जल संधि, स्वेज नहर मार्ग को कोई बाधित कर दे तो क्या हो जाएगा? पूरा विश्व का व्यापार बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। तो इसके लिए आवश्यकता है, आज की डेट में फिर से इनकी थ्योरी, जो इन्होंने जो विचार दिए थे, वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ पे हो रहा है? छोटे छोटे जलमार्गों के माध्यम से, जैसे जिब्राल्टर, मैगलन, या फिर स्वेज नहर मार्ग, पनामा नहर मार्ग,
या फिर हम मलक्का, मैगलन, ठीक हो गया। इन सभी मार्गों का अभी वर्तमान में क्या है, सबसे ज्यादा इनकी आवश्यकता है व्यापार हेतु, इसीलिए इनका विचार अभी प्रभावी हो सकता है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि अल्फ्रेड थियर महान के बारे में देखा, कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, एक नेवल ऑफिसर थे, इनका जन्म कब हुआ था, 1840 में हुआ था, 1917 तक, 1917 में इनकी डेथ हो गई। और ये यूएसए की आर्मी में नेवल ऑफिसर थे और महान समुद्री इतिहासकार थे, टैलेंटेड थे बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, इन्होंने 3 कृतियां लिखी थी, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन फ्रांस रिवॉल्यूशन एंड कुछ इस टाइप से था, एम्पायर करके, 1992 में लिखी वाली पुस्तक। और उसके बाद तीसरी पुस्तक है लाइफ ऑफ नेल्सन, लिखी थी 1997 में। ठीक है, 3 पुस्तक होगी। सबसे पहली जो बुक लिखी थी 1990 में, दूसरी बुक 1992 में, तीसरी बुक 1997 में, बुक का हो गया। उसके बाद रूस के संबंध में इनके विचार क्या थे कि रूस को हम घेरने की नीति से, पूरा इधर उधर से अगर घेर दें तो उसको कमजोर बनाया जा सकता है। अभी वो स्थलीय शक्ति है, उसको हम विखंडित तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको घेर कर हम कमजोर बना सकते हैं। रूस क्या कर रहा है, ईरान और अफगानिस्तान के माध्यम से हिंद महासागर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और पूर्व की तरफ से वो मंगोलिया की तरफ से, मंचूरिया की तरफ से प्रशांत महासागर में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अतः आवश्यकता है कि इसके मार्गों को बाधित किया जाए, ताकि इसका क्या है, इसका जो साम्राज्य है उसको निष्क्रिय बना दिया जाए। दूसरी बात, इन्होंने ब्रिटेन के संबंध में क्या कहा, ब्रिटेन के संबंध में इन्होंने कहा ब्रिटेन की द्वीपीय स्थिति, जो इसकी सिचुएशन है, और दूसरा उसकी नौसेना, सशक्त नौसेना, उसकी जो नेवी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके कारण उसके बहुत ज्यादा उपनिवेश भी हैं, और वो समुद्री शक्ति है एक। अभी उस टाइम पे ब्रिटेन के पास एक सशक्त नौसेना थी, और उसकी द्वीपीय स्थिति जो थी, जो कि उसको समुद्री शक्ति बनाए हुई थी, इसीलिए उसके सभी जलमार्गों पे कब्जा था, अधिकतर जलमार्गों पे जिनसे व्यापार होता था। दूसरा, बहुत ज्यादा देश में उनके क्या थे, उपनिवेश थे। तीसरा, इन्होंने कहा था कि यूएसए को भी ऐसी सिचुएशन प्राप्त है, ऐसी भौगोलिक स्थिति प्राप्त है, ब्रिटेन के बाद यूएसए को ऐसी भौगोलिक स्थिति प्राप्त है कि वो समुद्री शक्ति बन सकता है, बशर्ते उसकी दोनों महासागरों में क्या है, पहुंच है यूएसए की। और दूसरी चीज, उसकी द्वीपीय स्थिति अच्छी है, मतलब कि उसके तटीय स्थिति अच्छी है। बशर्ते इसने क्या चीजें करनी है, हवाई द्वीप पे अपना कब्जा करना है, और कैरिबियन द्वीपों को नियंत्रण करना है, और तीसरी चीज पनामा नहर पे अपना नियंत्रण करना है। अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो यह भी समुद्री शक्ति बन सकता है। इन्होंने 6 चीजें बताई थी, 6 कारक बताए थे, जिनके माध्यम से कोई भी देश क्या बन सकता है, समुद्री शक्ति बन सकता है। उस राज्य की भौगोलिक स्थिति, उस राज्य का भौगोलिक विन्यास, क्षेत्र का विस्तार कितना है, चौथी, जनसंख्या का आकार क्या है, पांचवा, उसकी राष्ट्रीय चरित्र कैसा है, उसके लोग क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, समुद्री सीमा के बारे में और समुद्री शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, लास्ट, सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा था इनकी आलोचना के संबंध में, ज्यादा आलोचना तो नहीं हुई, उस टाइम के विद्वानों ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने वायु शक्ति को कम आंका और स्थलीय शक्ति को कम आंका, जिसके कारण इनका सिद्धांत थोड़ा सा कमजोर पड़ा। और आज की डेट में फिर से इनके सिद्धांत की क्या हो जाती है, महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि परमाणु चालित पनडुब्बियां बना दी हैं, ठीक है, और सारा समुद्री व्यापार होता है आजकल। व्यापार के लिए भी क्या होना चाहिए, हम समुद्री व्यापार होता है तो हर देश के पास एक ऐसी नेवी होनी चाहिए जो कि उसके समुद्री व्यापार को सुरक्षित तरीके से कर सके। तो ये था आपका समुद्री शक्ति पर आधारित सिद्धांत, भूमंडलीय सामरिक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मॉडल पढ़ रहे हैं हम, समुद्री शक्ति पर आधारित सिद्धांत, जो कि एटी महान ने दिया था, उसके बारे में हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी सीरीज में हम कल को दूसरा मॉडल करेंगे, या अगले दिन जब भी करेंगे दूसरा मॉडल करेंगे, ठीक है।